सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, मुकद्दर हमारी ज़िंदगी की वो एक किताब की तरह है जिसके अगले सफ़े पर क्या लिखा है हम नहीं जानते। खुशकिस्मती एक ऐसी नायाब चीज़ है जो हर किसी के मुकद्दर में नहीं लिखी होती। मुकद्दर की किताब पर अगर खुशकिस्मती के कलम से किसी शख्स की ज़िंदगी के फ़ैसले लिखे जाने लगें तो यकीनी तौर पर वो शख्स दुनिया का कामयाब तरीन शख्स कहलवाएगा। कुछ लोग समझते हैं कि अगर इल्म, ज़हानत, फसाहत और बेहतरीन दिमाग किसी भी शख्स के मुकद्दर को बदल सकता है, किसी भी शख्स की किस्मत को 4 चांद लगा सकता है। खलीफा हारून रशीद कहा करते थे, मुकद्दर हमेशा इल्म से बड़ा होता है। क्या कहते थे? मुकद्दर हमेशा इल्म से बड़ा होता है। मैंने बड़े बड़े आलिमों को खुशकिस्मत जाहिलों के पास मुलाजिम देखा। चुनाचे अल्लाह से जब भी मांगो मुकद्दर मांगो, अल्लाह खुशकिस्मती देगा तो अक्ल और इल्म खुद ब खुद आ जाएंगे। और अगर घर में बदकिस्मती के डेरे हों तो अक्ल फसाद बन जाएगी और इल्म महरूमी। आज हम अपने प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन लोग थे जिनके पास सब कुछ था, सब कुछ, लेकिन अच्छी किस्मत नहीं थी। और वो कौन लोग थे जिनको किस्मत ने मौका तो दिया, बल्कि मौके दिए, लेकिन वो उनसे फ़ायदा ना उठा सके। मैं आपको दुनिया के चंद ऐसे अफराद के बारे में बताती हूँ जो अपने वक्त के बहुत बड़े लोग बन सकते थे, लिटरली बहुत बड़े, लेकिन उनकी किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। उन लोगों के पास अकल भी थी, मेहनत भी और इल्म भी, लेकिन ये लोग मुकद्दर से मार खा गए। इसीलिए आज दुनिया में कोई शख्स उनके नाम से वाकिफ़ नहीं, लेकिन काम उन्होंने बहुत बड़े बड़े किए। उनकी मेहनत, उनके इल्म और उनकी अकल से फ़ायदा उठाने वालों ने दुनिया में नाम, शोहरत और दौलत खूब कमाई थी। अच्छा जी, पहला नाम जो आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, बजारनी हेल-जॉर्जसन। बजारनी कौन थे जी? हेल-जॉर्जसन ये वो शख्स थे जिसने क्रिस्टोफर से 506 साल पहले अमेरिका को दरियाफ्त कर लिया था। बजरानी सन 986 यानी 986 में ग्रीनलैंड के लिए रवाना हुआ और रास्ते में उसका जहाज़ समंदरी तूफान में फंस गया। ये अपने रास्ते से हटा, तूफान था तो रास्ते से हट गया और अमेरिका के साहिल पर पहुंच गया। तूफान ख़त्म होता तो फिर हेल-जॉर्जसन ने खुद को एक अजीबो गरीब दुनिया में पाया। उसके सामने छोटी छोटी पहाड़ियाँ और घने जंगल थे। वो एक नई जगह को देखकर डर गया। उसके साथियों ने हेल-जॉर्जसन से उस सरजमीन पर उतरने की दरख्वास्त की, लेकिन बजारनी ने इनकार कर दिया। अच्छा, उसने अपना जहाज़ सोचा कि मोड़ लिया जाए। उसने जहाज़ को मोड़ा और वापस ग्रीनलैंड चला गया। वापसी पर बजारनी ने अपने दोस्त एरिक्स को इस अजीबो गरीब ज़मीन के बारे में बताया। अच्छा, जब एरिक्स को तजस्सुस हुआ, क्यूरियोसिटी हुई और उसने अपने दोस्त यानी हेल-जॉर्जसन का जो बहरी जहाज़ है वो ले लिया और उससे नक्शा हासिल किया और ये भी अमेरिका पहुंच गया। लेकिन किस्मत देखिए, दुनिया इन दोनों के नाम से आज भी वाकिफ़ नहीं है। आज भी शायद आप लोगों ने पहली बार ऐसे नहीं चलेगा में ये 2 नाम मेरे मुंह से सुने होंगे। और वो जो क्रिस्टोफर कोलंबस है, जो 1492 यानी 1492 में इंडिया का जो नया रास्ता था वो तलाश करता हुआ अमेरिका जा पहुंचा और मरने तक अमेरिका को इंडिया समझता रहा। आज दुनिया उसे अमेरिका का फातेह करार दे रही है। ये है मुकद्दर का खेल। अच्छा जी, इसी तरह अब दूसरा नाम जो आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जी, वॉल्टर हंट कौन थे जी? हंट साहब, इन्होंने दुनिया को 25 चीज़ें दी। एग्जैक्टली सही सुना, 25 चीज़ें। इसने सिलाई मशीन बनाई और रिपीटिंग राइफल बनाई और फाउंटेन पेन भी बनाया और सेफ्टी पिन भी बनाई। लेकिन वॉल्टर हंट की ये जो इजादात थी पूरी ज़िंदगी वॉल्टर के लिए मजाक बनी रही। वो अपनी इन इजादात से एक वक्त का खाना तक नहीं खा सका। उसने 1834 में यानी 1834 में सिलाई मशीन बनाई तो लोगों ने ये कहकर उसकी मशीन मुस्तरद कर दी, रिजेक्ट कर दी कि उससे जो दर्जी हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे। वॉल्टर लोगों को ऐसी जो लोगों की उसने राय सुनी, तो ऐसी राय सुनने के बाद जिस तरह हर इंसान
दिल बर्दाश्ता हो जाता है, वो भी दिल बर्दाश्ता हो गया और उसने सिलाई मशीन रजिस्टर ही नहीं करवाई। उसने कहा छोड़ो, रजिस्टर करवाने का फ़ायदा ही नहीं है। फिर उसने क्या किया जी, फाउंटेन पेन बनाया तो लोगों ने उसे खिलौना करार दे दिया। अच्छा जी, उसने फिर क्या किया जी, रिपीटिंग राइफल बनाई तो लोगों ने उस राइफल का भी मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। आखिर में क्या किया, आखिर में सेफ्टी पिन ईजाद कर ली और आज पूरी दुनिया वॉल्टर हंच की बनाई हुई सेफ्टी पिन इस्तेमाल करती है। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन वॉल्टर हंच को उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसे सेफ्टी पिन की जो रजिस्ट्रेशन है $100 में उसने बेच दी और ख़रीदने वालों ने उससे अरबों कमाए। लेकिन वॉल्टर हंट 63 साल की उम्र में अपनी वर्कशॉप की मेज़ पर खून थूक कर मर गया। ये किस्मत का खेल नहीं नाजरीन तो और क्या है, इसी को कहते हैं ना किस्मत। अच्छा जी, इसी किस्मत के इसी खेल का शिकार हुआ फिलिप राइस। फिलिप राइस, इसके बारे में ज़रा आपको बताती हूँ। ये जर्मनी का एक स्कूल टीचर था जिसने 1860 यानी 1860 में टेलीफोन ईजाद किया। अच्छा, वो उसके ज़रिए घर बैठे जो अपने तलबा थे उनको लेक्चर दिया करता था। टेलीफोन को टेलीफोन का नाम भी फिलिप ने ही दिया था और वो इस पर बरसों से काम करता रहा। जब टेलीफोन खूबसूरत शक्ल में आ गया तो उसने जर्मनी के चोटी के साइंसदानों के पास उसे भिजवाया, लेकिन सब ने उसे खिलौना कहकर गोदाम में फेंक दिया। अच्छा, उस वक्त एक और नाम है जी, एलिशा ग्रे। एलिशा ग्रे नाम का एक दूसरा साइंसदान भी टेलीफोन पर काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। वो भी कामयाब हो गया, लेकिन उसे ये टेलीफोन साइंसी लिहाज से शानदार मगर कारोबारी लिहाज से बड़ा फजूल लगा। इसलिए एलिशा ग्रे ने भी टेलीफोन बनाकर अपने दोस्तों में तकसीम कर दिया। टेलीफोन का जो पहला मौजूद फिलिप राइस को टीबी हुई और वो 1874 में यानी 1874 में इंतकाल कर गया। फिर नाम आता है जी ग्राहम बेल। ये किसने नहीं सुना होगा। ग्राहम बेल उन दिनों टेलीग्राफ को बेहतर बनाने पर काम कर रहा था, लेकिन उसने भी इत्तफाकन टेलीफोन ईजाद कर लिया। वो 1876 यानी 1876 में अपनी ये ईजाद लेकर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में पहुंचा और उसे जो है रजिस्टर करवा लिया गया। टेलीफोन का जो दूसरा मौजूद है एलिशा ग्रे भी उसी दिन रजिस्ट्रेशन ऑफिस गया, लेकिन ये ग्राहम बेल से 2 घंटे लेट हो गया। चुनांचे टेलीफोन की जो इज्जत है और दौलत दोनों ग्राहम बेल के हिस्से में आ गई, उसके मुकद्दर में आ गई। ग्राहम बेल की किस्मत ने उसका साथ दिया और किस्मत का खेल ग्राहम बेल के नाम हो गया। इसे कहते हैं किस्मत। 2 घंटे में किस्मत तब्दील। अच्छा नाज़रीन, तारीख ऐसे बहुत से नाम हैं और ऐसी बहुत सी दास्तान तारीख में मिलती हैं, लातादाद दास्तानें और ऐसी हज़ारों कहानियाँ तारीख में मौजूद हैं। ये लोग आलिम भी थे, मेहनती भी थे, मुखलिस भी थे अपने काम के साथ, जुर्रतमंद भी थे, बहादुर भी थे, टैलेंटेड थे और इन लोगों ने अपने मकसद के लिए जाने भी थी। लेकिन उनके पास किस चीज़ की कमी थी? मुकद्दर की। क्या कहते हैं? ये मुकद्दर की लकीर, ये मिसिंग थी। इनके पास मुकद्दर नहीं था, ये खुशकिस्मत नहीं थे। चुनाचा इनकी तैयार की गई फसलें खेतों में खड़ी रह जाती और खुशकिस्मत राह चलते खुशी, कामयाबी और शोहरत समेटकर घर चले गए। बेशक इल्म की सबसे ज़्यादा अहमियत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेहनत की अजमत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अकल कुदरत का शानदार शाहकार है, नो डाउट इन इट, जो इंसान और जानवरों में तफरीक भी करती है। बेशक मेहनत लोहे को कुंदन में तब्दील कर देती है और इल्म इंसान को खुदा तक ले जाता है। लेकिन इसके बावजूद हम मुकद्दर की अहमियत से क्या इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पाकिस्तान हमें कैसे मिला? एक सवाल। क्या किसी ने कभी सोचा कि वो कौम जिसको हर लिहाज से नाइंसाफ़ी की चक्की में बाकायदा पीसा जा रहा था, जिसके लिए ना सरकारी नौकरी थी, ना जायदाद थी और जो हिंदुओं और अंग्रेज़ों के रहमो करम पर थी, जिस कौम को ना हिंदुस्तान में तालीम से हमने देखा कि दूर रखा गया, बुनियादी हकूक़ से महरूम रखा गया, क्या कोई सोच सकता था कि ये कौम अपना एक अलहदा वतन कभी हासिल कर लेगी? यानी नक्शे पे जो पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। सोचें, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो पहले कांग्रेस का हिस्सा थे। कांग्रेस हिंदुओं और मुसलमानों की मुश्तरका जमात थी, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, लेकिन कायद-ए-आज़म ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार की और उन्होंने मुस्लिम लीग में शामिल हो गए और एक अलहदा रियासत का उन्होंने मुतालिबा कर दिया। लोग हैरान भी हुए उस टाइम पे, लोग परेशान भी हुए कि ये एक
ऐसा शख्स कि जी अगर वो कौम में आज़ादी की नई रूह फूंक देगा, ये कैसे हो सकता था? बड़ा अनएक्सपेक्टेड था लोगों के लिए सोचना भी, लेकिन देखते ही देखते उन्होंने सोचा कि क्या पाकिस्तान बन जाएगा। बेशुमार शुकूक व शुबहात थे जो लोगों के जहनों में थे, और बेशक इसमें मेहनत, लगन, कुर्बानी, जद्दोजहद सब शामिल है। लेकिन ये इस कौम की खुशकिस्मती भी थी कि उसे कायद आज़म अल्लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, लियाकत अली ख़ान जैसे वो रहनुमा मिले जिन्होंने इस कौम को एक कौम बना दिया, और ये कौम एक अलहदा मुल्क हासिल करने में कामयाब हो गई, सक्सेसफुल हो गई। किस्मत का ये खेल आज भी जारी। किस्मत का ये खेल देखिए नाजरीन, जिस मुल्क को दुनिया का सबसे अजीम लीडर मिला, उस लीडर के बाद इस मुल्क को कोई लीडर ना मिल सका। क्या ये भी किस्मत नहीं? इस कौम को जिसने खुद से कई गुना ताकतवर लोगों से ये वतन बाकायदा हासिल किया, इस कौम को एक रहनुमा के अलावा कोई रहनुमाई करने वाला मिल ही ना सका। मार्शलों लगे, जमहूरी हुकूमतें आई, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, बड़ा सुना, कान थक गए। लेकिन किस्मत देखिए, इस मुल्क और इस कौम की तकदीर ना बदली डेमोक्रेसी ने, डेमोक्रेसी के नारा लगाने वालों ने। किस्मत ने एक और खेल खेला, इस कौम के साथ खेला। वो ये कि ये कौम बहुत गरीब, मकरूज और कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली गई, लेकिन इस पर हुकूमत करने वाले अमीर, ताकतवर और मजबूत से मजबूत तर होते चले गए। पहले इस मुल्क में जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी और मार्शल लॉ की लड़ाई चलती रही। अल्लाह अल्लाह करके जमहूरियत की जीत हुई और एक जमहूरी हुकूमत के पास मुल्क का इक़्तिदार गया। उस जमहूरी सियासी जमात को उस वक्त लीड कर रही थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, लेकिन लियाकत के जलसे में उन पर कातिलाना हमला किया गया, जिसमें वो शहीद हो गई। और इंतखाबात में पीपल्स पार्टी की जीत के बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने इस मुल्क की हुकूमत संभाली। मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन आसिफ जरदारी साहब सदर बने, उन्होंने उसके अगले ही दिन की जो छुट्टी है, आपको याद होगा, मनसूख कर दी थी, क्योंकि उनके मुताबिक छुट्टी होने से मुल्क में काम बंद होगा और वो एक दिन के लिए भी ऐसा नहीं चाहते। आसिफ जरदारी सदर बने और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाया गया। अच्छा जी, उसी दौर में मुल्क की तारीख के बड़े करप्शन स्कैंडल्स भी हमने देखा कि सामने आए, और अयूब खान काबीना से करप्शन की वजह से निकाले गए मुल्क की तारीख के पहले वज़ीर हामिद फारूकी की पोती शर्मिला फारूकी और सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार होने वाले साबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA अहमद रियाज शेख भी उसी दौर में पीपल्स पार्टी को यानी तीर वालों को मिले। अच्छा जी, हज स्कैंडल में बराह रास्त वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी और किराए के बिजली जो प्लांट स्कैंडल में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं, उनका नाम भी सामने आता है। आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत बनाने के बाद बहुत खुशियाँ मनाई कि जमहूरियत बहाल हो गई, जमहूरियत की जीत हो गई। अवाम को थोड़ा सा आसरा हुआ कि शायद जमहूरियत की वाकई जीत होगी, जमहूरियत का जो साया है ये अब अवाम पर पड़ना शुरू हो जाएगा, तो उनको महंगाई, बदउनवानी, जहालत और दीगर मसाइल की जो तपश है इससे निजात मिलेगी, इस साये से ये तपश ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा ना होना था, ना हुआ। जमहूरियत बहाल तो हो गई लेकिन अवाम बेहाल हो गई। ये वो अवाम थी जिसने आसिफ अली जरदारी को वोट देकर मुंतखब इसलिए किया था ताकि हुकूमत इस अवाम का मुस्तकबिल महफूज कर सके। लेकिन ये किस्मत ही थी कि भुट्टो के नाम पर, बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर वोट देने वाली इस अवाम को जवाब में मिला कर्जा, जवाब में मिली महंगाई, जवाब में मिली परेशानी, जवाब में मिली बीमारियां, जवाब में मिला पानी की किल्लत, जवाब में मिली तालीम की कमी और लाकानूनियत। 11 साल तक किसी एक सूबे पर हुकूमत बरकरार रखना एक ऐसा एजाज है, लिटरली एजाज का वर्ड सोच समझ के इस्तेमाल किया, एजाज है जो अब तक सिवाय तीर वालों के, पीपल्स पार्टी के और किसी भी पार्टी को हासिल ना हुआ। इसकी लीडरशिप चाहती तो ये मुमकिन था कि पार्टी अपना 50 साल पुराना रोटी, कपड़ा और मकान का नारा शर्मिंदा ताबीर कर देती और जुल्फिकार अली भुट्टो और बीबी शहीद की रूह को तस्कीन पहुंचा सकती थी। लोग जिए भुट्टो का हकीकी नारा दिल से लगा लगा कर इन्हें दुआएं देते ना थकते।
पीपल्स पार्टी सिंध को ही एक मॉडल सूबा बनाकर ये प्रैक्टिकली साबित कर सकती थी, लिटरली साबित कर सकती थी कि वही पाकिस्तान की एक संजीदा तरक्की पसंद जमात है जो मुल्क को जनूबी एशिया का तरक्की याफ्ता और गुर्बत से पाक और मुआशी तौर पर मुस्तहकम मुल्क बनाने के लिए अहलियत रखती है। पर हुआ क्या? पीपल्स पार्टी की लीडरशिप करप्शन की बदतरीन इल्जामात का शिकार हो गई। ओमनी ग्रुप के जो जरिया अरबों की, हमने देखा इनके जरिए अरबों की जो मनी लॉन्ड्रिंग के वाकयात, फिर जाली अकाउंट से मिलने वाले अरबों रुपए, मुलाजिमीन के बैरून मुल्क दर्जनों सफ़र, मॉडल अयान अली का मामला और फिर आसिफ अली जरदारी के टीवी इंटरव्यू और उनमें यह कहना कि मजदूरों, ठेले वालों और फालूदा वालों के बैंक अकाउंट से जो मिलने वाले अरबों रुपए हैं वो उनके हो सकते हैं, लेकिन साबित करके दिखाओ। भला ये मेरे हैं और अगर मेरे हैं तो मुझे अपना दफा करने का हक हासिल है। जीआईटी की रिपोर्ट भी, उसकी भी ज़रा बात करूं। जीआईटी की रिपोर्ट में भी जरदारी साहब के अलावा फरियाल तालपुर, बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद अली शाह और दूसरे नाम भी सामने हमने देखा आने लगे, लेकिन ना पाकिस्तान के अवाम के लोगों को और गरीब अवाम के लिए रोटी, कपड़ा और मकान का वादा आज तक पूरा नहीं हो सका, ना ही ये पार्टी मुल्की तरक्की में अपना हिस्सा डाल सकी। ऐसा ही है। किस्मत देखिए, किस्मत कहेंगे इसको, किस्मत देखिए। पीपल्स पार्टी के विफाक पर 5 साल और सिंध के 11 साल, ना मुल्क को कुछ दे सके, ना कौम को कुछ दे सके, ना सिंध के अवाम को कुछ दे सके। ये वो जमात थी जो हर किसान और हर मजदूर के दिल की आवाज़ थी, ऐसा था। लेकिन आज ये विफाक से निकलकर सूबे तक महदूद हो गई, प्रमोशन की बजाय डिमोशन हो गई और सिंध में पीपल्स पार्टी के पास सिवाय भुट्टो को बेचने के कुछ बचा ही नहीं है। आसिफ अली जरदारी के साथ किस्मत ने कैसा खेल खेला, इसकी जरा झलक देखिए। ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। हर बाब का एक इख्तिताम होता है, हर कहानी का एक अंजाम होता है, हर साहिल का एक किनारा होता है, हर गुनाह का भी कोई कफारा होता है। जिस तरह हर उरूज को जवाल होता है, जिस तरह हर उरूज को जवाल होता है, उसी तरह हर हाकिम का भी हिसाब होता है। किस्मत आसिफ अली जरदारी पर मेहरबान थी तो आसिफ अली जरदारी अवाम पर कहर बरसा रहे थे, और आज किस्मत ने आसिफ अली जरदारी को एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया कि आज आसिफ अली जरदारी उसी आवाम से ये उम्मीद रखते हैं, ये तवक्को रखते हैं, ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक बार फिर भुट्टो के नाम पर बाहर निकलें और जेल का दरवाज़ा तोड़कर आसिफ अली जरदारी को किसी तरह जेल से बाहर निकाल लें। इसके बाद आ जाए मियाँ नवाज शरीफ पर, सॉरी हज़रत नवाज शरीफ, बड़े नेक हैं, बड़ी नेकियाँ उनके खाते में। हज़रत नवाज शरीफ साहब पर आ जाते हैं। मुल्क पर 3 बार हुक्मरानी करने वाले मियाँ नवाज शरीफ, हज़रत मियाँ नवाज शरीफ साहब ने जब इक़्तिदार को खैर बात कहा तो बेख्तियार ये जुमले हर किसी के लबों पर आ जाते हैं, बल्कि थे हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी के हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। मियाँ हज़रत नवाज शरीफ साहब ने सियासत का आगाज़ जनरल ज़ियाउल हक के दौर में किया, बल्कि उन्हीं के ज़ेरे साया तरबियत हासिल की। अच्छा, उसी दौर में लंबे अरसे तक पंजाब हुकूमत में शामिल रहे। कुछ अरसा पंजाब की सूबाई कौंसिल का हिस्सा रहने के बाद 1981 यानी 1981 में वज़ीर ख़जाना पंजाब बन गए। आमरीत के ज़ेरे साया 1985 यानी 1985 में होने वाले जो गैर जमाती इंतखाबात हैं उनमें कौमी और सूबाई नशिस्तों पर भारी अक्सरियत से ये कामयाब भी हुए। आगे चलते हैं जी। 9 अप्रैल 1985 9 अप्रैल 1985 को वज़ीर आला पंजाब बने। फिर 31 मई 1988 यानी 1988 को जनरल ज़िया ने जुनेजो हुकूमत को बरतरफ कर दिया, लेकिन हज़रत नवाज शरीफ साहब को बतौर निगरां वज़ीर आला बरकरार रखा। जनरल ज़िया की नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत ऐसी थी कि उन्होंने एक बार नवाज शरीफ को अपनी उम्र लग जाने की दुआ भी दे दी। जज्बात में आके देखें ज़रा, सुनिए, ये भी किस्मत। अच्छा, दिसंबर 1988 की बात है जब पीपल्स पार्टी को शिकस्त देने के लिए IGI बनाई गई थी और पीपल्स पार्टी तो ना हारी, लेकिन पंजाब की वज़ारत आला एक बार फिर मिल गई हज़रत नवाज शरीफ साहब को, हज़रत नवाज शरीफ के हिस्से में आ गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ख़त्म हुई तो 1990 में होने वाले इंतखाबात के नतीजे में पहली बार हज़रत मियाँ नवाज शरीफ बन गए मुल्क के वज़ीर आज़म, बड़े वज़ीर आज़म, लेकिन अपनी 5 साल की मुद्दत पूरी ना कर सके और उन्हें उस वक्त के सदर ने उनके ओहदे से फारिग कर दिया। मुल्क की अदालत उज़्मा ने आइनी मुकदमे के बाद ओहदे पर बहाल कर दिया, लेकिन जुलाई 1993 की बात है, 1993 में उन्हें
सदर के साथ अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा। फिर आते हैं जी 1997, ठीक 4 साल के बाद 1997 में एक बार फिर इलेक्शन में कामयाब होकर इक़्तिदार इनको मिला, विराजमान हुए, लेकिन अपने ही मुल्क के फ़ौज के सरबराह के तैयारे को अपने ही मुल्क में उतरने की इजाज़त देने से इनकार किया और ये उनका ये इक़दाम था हज़रत नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के ताबूत में एक आखिरी कील साबित हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया, कुछ अरसा जेल में रखा गया, मुकदमात चले और बाद में डील करके नवाज शरीफ सऊदी अरब फरार हो गए, जिसे वो क्या कहते हैं, जिला वतनी। अच्छा जी 2006 आता है। 2006 में मिसाके जमहूरियत पर बेनज़ीर भुट्टो से मिलकर दस्तखत किए। फिर आगे चलते हैं 2013 के आम इंतखाबात होते हैं। मुस्लिम लीग नून यानी शेर वाली पार्टी ने वाज़ेह अक्सरियत हासिल की और हज़रत नवाज शरीफ साहब तीसरी बार मुल्क के ग्रेट वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर बन गए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर फायज हो गए हज़रत नवाज शरीफ साहब। इसी दौरान नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ कई एहतजाज भी हुए और इसी के दौरानिए में अगर हम बात करें, सानिया मॉडल टाउन पेश आया जिसमें 14 अफराद कत्ल किए गए और 90 से ज़ायद शदीद ज़ख्मी हुए। ये मामला ठंडा नहीं हुआ था कि पनामा लीक्स के ज़रिए शरीफ ख़ानदान की ऑफ शोर कंपनियों का पोल भी खुल गया। अच्छा जी, अपोजिशन ने एहतजाज किया तो नवाज शरीफ साहब ने मामले को पार्लियामेंट में हल करने का ऐलान किया, लेकिन वो नवाज शरीफ ही क्या जो वादा वफा कर जाएँ, उनकी जो सर्द की वजह से उन्होंने जो TORs है उस पर इतफाक भी ना किया। आपको पूरा मामला याद होगा और मामला अदालत तक जा पहुंचा। नवाज को पनामा केस में पहले सिर्फ 2 जजों ने नाअहल किया था। आपको याद होगा, उन्हें मौका दिया था कि वो अपने जराइम मान लें, लेकिन नवाज शरीफ ने JIT में जाने को तरजीह दी। JIT बनने पर नून लीगियों ने खूब भंगड़े डाले, नान कीमा खाया, मिठाइयां तकसीम की, लेकिन बाद में उनको एहसास हुआ कि फैसले पर खुशियां मनाने से पहले जरूरी था कि फैसले को जरा पढ़ लेते। फिर JIT ने तहकीकात की तो शरीफ खानदान की करप्शन की होशरबा जो दास्तान है वो सामने आ गई। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार किया, जहां से वो जुमे के मुबारक दिन 5-0 से नाअहल करार पाए। फिर वो अपील में गए और एक और जुमे के मुबारक दिन अपील में भी नाअहल करार दे दिए गए। फिर उन्होंने पार्लियामेंट से तरमीम मंजूर करवाकर पार्टी सदारत अपने पास रखने की कोशिश की तो हयात सदर, और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें पार्टी सदारत से भी नाअहल करार कर दिया। फिर नवाज शरीफ साहब आम इंतखाबात से पहले लंदन से लाहौर आए। एयरपोर्ट से उतरते ही उन्हें एहतसाब अदालत से मुजरिम करार दिए जाने के बाद जेल में डाल दिया गया। उनकी बेटी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन सफदर भी उनके साथ कैद रहे। नवाज शरीफ भी जब आए जमहूरियत और तरक्की के नारे के साथ इक़्तिदार में आए, लेकिन उन्होंने कौम को 30,000 अरब का ना सिर्फ मकरूज कर दे, हर सरकारी इदारे को तबाह कर दिया। सरकारी इमारतें और सड़कें गिरवी रखना पड़ी। तालीम, सेहत, कानून, इंसाफ कहीं गुम हो गए, खसारे बढ़ते गए, मंसूबे अधूरे रह गए। किस्मत ने नवाज शरीफ को कहां से कहां पहुंचा दिया, यह आपको दिखाऊंगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़ैज़ा अकबर खान। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे किस्मत की, मुकद्दर की, तकदीर की। इस किस्मत ने हज़रत नवाज शरीफ साहब को कहां से कहां पहुंचा दिया। रज़ा, ये ज़रा क्लिप चलाइएगा जी। तो नाज़रीन, इसे क्या कहते हैं? एग्जैक्टली किस्मत का खेल। ये है मुकद्दर जो एक ही कान में पड़े पत्थरों में से किसी को कोयला बना देता है और किसी को हीरा बना देता है, जो एक ही गार की धात को लोहे की शक्ल दे देता है और उसी गार में पड़ी धात को सोना बना देता है। लोहे और सोने की जो फर्क होता है, इसके दरमियान में फर्क, या कोयले और हीरे के दरमियान जो डिफरेंस है, उसे क्या कहते हैं? मुकद्दर। क्योंकि लोहा चाहे जितना भी मजबूत, चमकदार और शानदार हो जाए, वो रहता लोहा ही है, उन्हें लोहे रहना है। और सोना खा कितना ही मैला, पुराना और गंदा क्यों ना हो जाए, और रहेगा क्या? वो सोना ही रहेगा। दुनिया का कोई भी इल्म, दुनिया भर की जो मुश्तरका मेहनत और सारी खल्के खुदा मिलकर भी लोहे को सोना नहीं बना सकते, और दुनिया भर के हासिदीन मिलकर भी सोने को लोहे के लेवल तक नहीं गिरा सकते। अब हमारे मुल्क की किस्मत इमरान खान साहब के हाथ में, इस कौम का मुस्तकबिल इमरान खान साहब के हाथों में है। जरदारी साहब और नवाज शरीफ शायद वो बदकिस्मत अफराद है जिनको किस्मत ने कई बार मौका दिया, कई मौके दिए कि वो इस मुल्क को सही समत पर डाल सकें और इस कौम को एक कौम बना सकें, लेकिन उन्होंने सिर्फ अपनी किस्मत चमकाने पर, अपने अकाउंट्स बैंक बैलेंस चमकाने पर, अपनी जायदादें चमकाने पर तवज्जो दी। इमरान खान साहब क्या इन 5 सालों में
इस मुल्क की किस्मत बदल सकेंगे? इसके लिए आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि अब कुछ मिनट्स के बाद हमें ज्वाइन करेंगे हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान, जिनसे बेशुमार सवालात पूछे जाएंगे उनकी बड़ी खबर से रिलेटेड, जो कि वो हमेशा प्रोग्राम में सेकंड सेगमेंट में शेयर करते हैं। सदीक, मैं आपकी तरफ आऊँगी, इससे पहले मैं नाज़रीन को थोड़ी खबर बता दूँ कि किस्मत ने नवाज शरीफ साहब को एक बार फिर उसी मोड़ पर ला खड़ा किया कि उनके बारे में डील की अफवाहों ने जोर पकड़ ली है। डील तो नवाज शरीफ साहब को मिलती हुई नजर नहीं आ रही, लिहाजा हो सकता है कि उन्होंने डील को तरजीह दी हो। नवाज शरीफ साहब की डील से मुतालिक, अफवाहों से मुतालिक बेशुमार सवालात हैं जो कि लोगों के ज़हनों में गर्दिश कर रहे हैं, बहुत से सवालात ने जन्म लिया है। कहा यह जा रहा है नाजरीन कि नवाज शरीफ 25 या फिर 12 अरब डॉलर पर डील फाइनल कर चुके हैं। कोई 12 अरब डॉलर कह रहा है, कोई 25 अरब डॉलर कह रहा है। खैर, अमाउंट से बढ़ के खबर यह कि डील डील डील, ऐसा क्या हुआ है कि नवाज शरीफ की डील की अफवाहों में एकदम से इतनी शिद्दत आ गई है? ये भी एक बड़ा सवाल है। नवाज शरीफ कोट लखपत जेल से रिहा होना चाहते हैं और उनके पास क्या कानूनी रास्ता है कोई? अगर है तो वो कानूनी रास्ता आखिर है क्या? नवाज शरीफ को प्ली बार्गेन की सूरत में कितने पैसे देने होंगे? अगर प्ली बार्गेन का रास्ता नजर आता है, बनता दिखाई देता है, इन खबरों में सदाकत है, तो कितने पैसे देने होंगे? अगर नवाज शरीफ प्ली बार्गेन कर लें तो क्या मरियम नवाज की सियासत में वापसी मुमकिन हो सकेगी? ये भी एक सवाल है। नवाज शरीफ की डील की अफवाहों का मकसद नून लीग की डूबती कश्ती को सहारा देना तो नहीं है? ये सवाल भी बहुत से जहनों में गर्दिश कर रहे हैं। डील की अफवाहें नून लीग को तकसीम होने से क्या बचा सकती हैं? नवाज शरीफ पैसे वापस कर दें तो उन्हें क्या सियासी फायदा हासिल होगा? प्ली बार्गेन की सूरत में क्या नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म हो सकेगी? ये है एक बड़ा सवाल। और नैब कवानीन में मुजव्वज़ा तब्दीली नवाज शरीफ की प्ली बार्गेन पर आखिर किस तरह असर अंदाज होगी? इन तमाम सवालात का जो बॉल है उसको कोर्ट में फेंकूंगी हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान, जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सदीक, बताइएगा ये मामला आखिर है क्या? ये जो खबर गर्दिश करी इसमें कितनी सच्चाई है? हकाइक क्या है? डील की अफवाहों ने जोर पकड़ा क्यों? आखिर ये मामला शुरू कहां से हुआ? देखें, हुआ यह है कि जब से चौधरी निसार अली खान एक्टिव हुए हैं और जब नून लीग तक ये खबर पहुंची है कि चौधरी निसार अली खान ने नून लीग के मुख्तलिफ लोगों से राब्ते शुरू कर दिए हैं, और नून लीग इससे पहले भी जब मरियम सफदर जो उनकी पॉलिसी थी, आपने देखा कि एकदम से फिर वो इदारों पे हमलावर हो चुकी थी, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले कर रही थी, इदारों मुतनाज़ बना रही थी। और जब फिर कश्मीर का मामला आया तो उस पर उनकी जो ट्वीट्स थी वो मोदी हुकूमत अपने हक में इस्तेमाल कर रही थी। वो लाइन ले चुकी थी जो कि पाकिस्तान के बयानी के बिल्कुल ख़िलाफ़ थी। पाकिस्तान का बयानी ये था कश्मीर के इशू पर कि ये मोदी ने बगैर पाकिस्तान को एतमाद में लिए, पाकिस्तान से बात किए बगैर, क्योंकि ये दोनों इसके कश्मीर के ऊपर दोनों फ्रीक जब तक किसी बात पे इतफाक ना करें तो ये नहीं हो सकता था। पाकिस्तान का बयानी ये था। लेकिन मरियम सफदर क्या कह रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, और वो नाम लिए बगैर कह रही थी कि इशारों किनारों में कि आर्मी चीफ ने अमेरिका में जाके कश्मीर का सौदा कर दिया है। उनकी इस पॉलिसी के बाद नून लीग के जितने वो लोग जो कि करप्शन में इन्वॉल्व नहीं है, जिन्होंने आज तक मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, जो मॉडल टाउन के मुलजिम नहीं है, जो और इनके गलत कामों में इनके साथ शामिल नहीं रहे, उन्होंने ये फैसला किया कि अब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाना है और उन्होंने नून लीग से अलग होना है। दो चीज़ों की वजह से वो मामला रुका रहा। एक तो इस वजह से रुका रहा कि हुकूमत अभी इंटरेस्टेड नहीं थी कि इस तरह से फॉरवर्ड ब्लॉक बनवाया जाए नून लीग के अंदर से। लेकिन फिर इसी दौरान क्या होता है कि जब चौधरी निसार अली खान एक्टिव होते हैं और चौधरी निसार को लगता है कि शायद अब वो वक्त आ गया है कि वो नून लीग के लोगों के साथ रब्ता करें, और अगर शहबाज शरीफ के हाथ में पार्टी आ जाती है तो फिर भी चौधरी निसार एक्टिव हो जाएं, या शहबाज शरीफ एक्टिव नहीं होते तो चौधरी निसार नून लीग के लोगों को मिलाएं, क्योंकि नून लीग के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं जो करप्ट नहीं है। तो जो मकसद है वो नून लीग को ख़त्म करना नहीं है, मकसद सिर्फ यह है कि नून लीग के अंदर या पीपल्स पार्टी के अंदर दीगर पार्टियों के अंदर जो करप्ट लोग हैं उनका एहतसाब करना। तो उसके बाद ये अफवाहों की डील फैलाई गई और कहा गया, अब देखें जो हमारे एनालिस्ट भी ये बात कह रहे हैं कि जी 90 डील हो चुकी है 25 अरब डॉलर में। 25 अरब डॉलर पाकिस्तानी 4000 अरब बनते हैं, और एक एनालिस्ट ने कहा कि ये जी 12 अरब डॉलर में तकरीबन 1500 से 2000 अरब बनते हैं। ये सारी की सारी अफवाहें इसलिए फैलाई गई और ज़्यादातर ये नून लीग के कैंप से ये खबरें फीड की गई ताकि नून लीग के लोगों को ये पैगाम जाए कि नवाज शरीफ के हालात मामलात तय हो रहे हैं इदारों के साथ, और ताकि वो नून लीग के साथ जुड़े रहें और नून लीग को बिखरने से बचाया जा सके। हुकूमत के जब लोगों से हमारी बात हुई है, जब हमने उनसे पूछा कि ये जो खबरें आ रही हैं आप इस पर क्या कहते हैं, हमें हुकूमती लोगों ने कैटेगोरिकल बताया है कि कोई डील नहीं होगी, और जो होगी तो वो प्ली बार्गेन होगी, और प्ली बार्गेन का आइन में कानून में गुंजाइश मौजूद है। वो प्ली बार्गेन करें, पैसे दें, लूटा हुआ पैसा वापस दें, और उसके बाद नवाज शरीफ का सियासत में
अगर कोई वो तायात नाअहल हैं, वो उनकी नाअहली ख़त्म नहीं हो सकती, वो सुप्रीम कोर्ट से 62(1)(f) के तहत नाअहली है। लेकिन अगर उनकी कोई सियासत में ये जेल काटने के बाद गुंजाइश रहती भी है तो प्ली बार्गेन की सूरत में वो गुंजाइश भी नहीं रहेगी। अच्छा सदीक, आपने तमाम बातें ठीक है आपने बड़ा क्लियरली बता दिया, और जो मेरा सवाल, जो बड़ा अहम सवाल ये था कानूनी रास्ता, उसके बारे में आपने अच्छे तरीके से रोशनी डाली। ये बताइए कि जो आपने एक पहलू डिस्कस किया, बड़ा ये मेन पॉइंट है, नाजरीन ने पता नहीं गौर से सुना या नहीं सुना, मैं ज़रा दोहरा दूँ फिर आपसे सवाल पूछूंगी कि आपने कहा कि ये मकसद इसका ये भी हो सकता है कि नून लीग के साथ लोग जुड़े रहें, यानी बताया जा रहा है, उनको एक मैसेज दिया जा रहा है, पैगाम दिया जा रहा है कि डील हो रही है। यानी इससे हम ये बात अखज़ कर सकते हैं, हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नून लीग में जो लोग मौजूद हैं वो बड़े मायूस हो चुके हैं, डिसअपॉइंट हो चुके हैं, और वो अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए अपनी सियासी वफादारियां तब्दील करने का भी सोच रहे हैं। जी बिल्कुल, वो बिल्कुल ये सोच रहे हैं। और देखें दोनों तरफ से, मैंने आपको कहा ना कि नून लीग के आप करीबी लोगों को देख लें, उनके करीबी लोगों में मीडिया के अंदर शुमार होता है। साहब ये कहते हैं कि मेरी लंदन में मुस्लिम लीग नवाज शरीफ की फैमिली के अहम लोगों से मुलाकात हुई, यानी वो हसन नवाज, हुसैन नवाज या साग डार तीनों इश्तिहारी पाकिस्तान के इदारों के से भागे हुए, पाकिस्तान के इदारों को मतलूब, पाकिस्तान की कौम को लूटने वाले, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, चोरी करने वाले, उनसे जाकर मिले। ये कहते हैं नाम लिए बगैर कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ फैमिली के लोगों से रब्ता करके ये कह रही है कि आपके साथ बड़ी जुल्म और ज्यादतियां हो चुकी हैं, अब आपको कंपनसेट किया जाएगा। देखें हर तरफ से नून लीग जो न्यूट्रल एंकर्स हैं, जो एनालिस्ट हैं, उनको भी किसी तरह से फीड किया गया कि हम पैसे देने को नवाज शरीफ तैयार हो गए ताकि वो खबरें फैलाने शुरू कर दें कि डील हो रही है। जो उनके हामी एंकर्स हैं उनके जरिए ये खबर फैलाई जा रही है कि एस्टैब्लिशमेंट नून लीग के लोगों के साथ और नवाज शरीफ के बच्चों के साथ राब्ते में है। तो ये आखिरी कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह से नून लीग की डूबती हुई कश्ती को सहारा दिया जा सके, नवाज शरीफ के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहें। लेकिन लगता नहीं है कि उनकी ये काविश और कोशिश कामयाब होगी, क्योंकि हुकूमत के अहम लोगों से जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने इस बात के इम्कानात को बिल्कुल 100% मुस्तरद कर दिया, रद्द कर दिया कि कोई डील होगी। वो कहते हैं अगर होगी तो प्ली बार्गेन होगी। अच्छा, और जो प्ली बार्गेन है वो ओपन होगी, वो इमरान खान कह चुके हैं, वो फवाद चौधरी कह चुके हैं, वो सब लोग कह रहे हैं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत से आपकी बात हुई है, मौक़िफ़ आपको यही मिला है, आपको यही बताया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये बिल्कुल अफवाहें जो गर्दिश कर रही हैं। चले वो तो अपनी पार्टी बचाना चाह रहे हैं, अपने ताहयात जो कायद हैं उनको बचाना चाह रहे हैं, मुस्तकबिल बचाना चाह रहे हैं, उनकी तो मोहब्बतें चले नवाज शरीफ के साथ समझ आती हैं, नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं, बंदा एक्सेप्ट भी करता है, हजम भी करता है। ये जो आपने का जिक्र किया, ये कुछ सहाफ़ियों का जिक्र किया, उन पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है? ये जो जिम्मेदारी, मैं सहाफ़ियों के हवाले से सिंपल बात करना चाहूँगी, सिर्फ के हवाले से बात नहीं करना चाहूंगी, उन पर कितनी जिम्मेदारी आयद होती है, वो किसको बचा रहे हैं? देखिए मसला ये है कि हमारे बहुत सारे मीडिया के अंदर लोग हैं जिनके बारे में ये पब्लिक नोन फैक्ट है, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि उनकी आसिफ अली जरदारी साहब या नवाज शरीफ और उनकी पार्टी के अहम लोगों के साथ ज़ाती दोस्तियाँ हैं, और उन्हीं ज़ाती दोस्तियों को निभाने के लिए और कुछ लोगों को जिनको इमरान खान के साथ जिनका जो बुग़्ज़ रखते हैं, जिनको वो जब हुकूमत में उनको कोई लिफ्ट नहीं कराई जाती, जब उनको प्रोटोकॉल नहीं मिलता, जब वो ये समझते हैं कि हमें जो प्रोटोकॉल मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, तो वो फिर हुकूमत के खिलाफ ऐसी चीज़ें अफवाहें फैलाते हैं जिससे हुकूमत के खिलाफ एक नेगेटिव हुकूमत का इमेज जाए, हुकूमत के ऊपर प्रेशर बिल्ड हो और हुकूमत की जो मुखालिफ जमातें हैं उनको फ़ायदा हो। मुसलसल क्या कह रहे हैं, अब उन्होंने तमाम तर उम्मीदें बांध ली हैं मौलाना फजलुर रहमान से। वो ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान को सीरियस लें, वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तहस नहस कर देंगे, हुकूमत गिरा देंगे। पहले वो कहते थे कि जिस दिन जरदारी को गिरफ्तार किया गया उस दिन हुकूमत गिर जाएगी। तो हमारे मीडिया के अंदर कुछ लोग हैं जो नाम के तो एंकर्स हैं, गैर जानिबदार हैं, एनालिस्ट हैं, लेकिन वो दर हकीकत पसे पर्दा कुछ जो ख़ानदान हैं जिन्होंने इस मुल्क को लूटा है उनको फ़ायदा पहुँचा रहे होते हैं। और ये बात हम ये ऐसे नहीं कि कोई हवा में कर रहे हैं। हमने मोहम्मद मालिक साहब के शो में ये कहा है कि मैं नवाज शरीफ खानदान के लोगों को लंदन में मिला हूं और उनका पैगाम उन्होंने आके दिया। उन्होंने टीवी पे बताया कि एस्टैब्लिशमेंट राब्ते में है उनके और माफिया मांग रही है एस्टैब्लिशमेंट की आपके साथ ज्यादती हो गई है। तो इससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि मकसद क्या है, किसको फ़ायदा देना है, किसको नुकसान देना है और किस तरह से एक हाइप क्रिएट की जा रही है शरीफ खानदान के हक में। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान से उनको बड़ी उम्मीदें हो रही हैं, बड़ा उनका नाम लेकर डरा रहे हैं, जो ये कर देंगे वो कर देंगे। एक लाइटर नोट पर पूछना चाहूँगी सवाल, उसके बाद मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है। 1 मिनट है सदीक, कि मौलाना फजलुर रहमान साहब तो खुद ढूंढ रहे हैं कि वो किससे उम्मीद लगाएं, वो तो खुद बिल्कुल नाउमीद फिर रहे हैं। उनके पास अमरात भी नहीं है, कश्मीर कमेटी के चेयरमैन थे, अब वो ओहदा भी नहीं है, और उनके पास वहाँ पे मुफ्त की रिहाइश भी नहीं है, वो मज़े भी ख़त्म हो चुके हैं। उनसे भी कोई उम्मीद लगा सकता है जो खुद बड़ा नाउमीद फिर रहा है बेचारा?
बिल्कुल ऐसे ही है। वो जो राहज़न कमेटी वो जो राहबर कमेटी बनाई गई है, अब तमाम उम्मीदें उससे हैं और उस कमेटी का जो कप्तानी है वो सारी की सारी मौलाना फजल रहमान के साहब के हाथ में है। आप अंदाज़ा लगा लें कि पूरी अपोजिशन की बागदौड़ इस वक्त किसके हाथ में है? उस शख्स के हाथ में है जो 2-3 सीटों पे लड़ने के बावजूद एक सीट नहीं निकाल सका। पूरी अपोजिशन को उससे आस और उम्मीद उससे लगाई बैठी है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि अपोजिशन किस हद तक इस वक्त मायूस हो चुकी है और सियासी जो है वो साइड लाइन हो चुकी है। चलिए, ऑपोजिशन की मायूसी और कमजोरी यहीं से नजर आती है कि उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई मौलाना फजल रहमान साहब से, जो खुद उम्मीदें ढूंढते फिरे कि वो किससे उम्मीद लगाएं कि आखिर वो लुट गए, बर्बाद हो गए, उनसे सारी सहूलतें, सारे मजे और सारी मराद छीन ली गई जो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन के नाम पर वो लूटते रहे। और लिटरली अगेन आई वुड से कि शर्म इनको मगर नहीं आती। सदीक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल। जिंदगी ने पापा की दुआ में याद रखिए, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।